डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। जी हाँ, आपका जो लक्ष्य है, यदि आप उस लक्ष्य को पा नहीं रहे हैं, नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो आप जिस प्रकार उसकी तैयारी कर रहे हैं वो तरीका बदलिए, है ना, लेकिन अपना इरादा नहीं बदलिए, अपने लक्ष्य को मत बदलिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है कोई प्रश्न में, तो आप कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में लिखे, फिर मैं उसका रिप्लाई कोशिश करूंगा जरूर करने का। तो चलिए आज का यह सेशन शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समास, जो कि क्लास 10th हो या 12th हो, बोर्ड परीक्षा का कोई भी पेपर हो, या फिर आपका टीचर एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में आपका काम आता है। यह समास इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूर्ण रूप से एकदम आसान भाषा में समास बताऊंगा, और इस वीडियो देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न जो है समास से नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास। समास होता क्या है? समास तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6। अव्ययी भाव समास नंबर 1, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास, और नंबर 6 है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नंबर आपका 6 है। चलिए अब इसको डील करते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? यह जिस समास का पहला पद अव्यव तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए, ये तो आपका हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग ट्रिक देखते हैं कि यह बनेगा कैसे। तो जिस शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, क्या जुड़े हो? उपसर्ग, या फिर पहला पद छोटा हो, दोनों बात एक ही है। आप जानते हैं कि उपसर्ग भी जो होता है वह छोटा पद होता है जो शुरू में आता है, ठीक है। और मैंने दूसरा क्या बताया? जो पहला पद जिसका छोटा हो। आपको जो ट्रिक याद हो जाए कर ले, बस यही याद करना है। आसान से आपका पहला पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग। जैसे कि यथा, प्र, प्रति, आ, अन, भर, निर, ये सब जो है शब्दों से आपकी शुरुआत होगी, जो कि छोटा शब्द भी है। तो चलिए उदाहरण से क्लियर करते हैं। आजीवन, मैंने क्या बताया? आपका पहला पद उपसर्ग। देखिए यहां आपका आ है, आजीवन। देखिए यथा, यथा से यथा संभव, यथा शक्ति, यथा स्थान। प्रति, देखिए यहां प्रतिदिन, भर पेट, आजन्म। तो ये सब आपका जो है अव्ययी भाव के उदाहरण है। बस एक बात और याद रखेंगे इसमें, आप नोट के तौर पे आप लिख लेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं अव्ययी भाव का जो रिपीट होते हैं सेम शब्द में। जैसे एक ही शब्द कई बार आए, एक ही शब्द कई बार आए, उसे हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे दिनों दिन, मतलब एक ही है, हाथों हाथ। देखिए यहां सेम वर्ड है, क्योंकि एक होता है आपका उल्टा, जो कि मैं आगे बताऊंगा, जैसे कि दिन रात, सुबह शाम, ये वाला। लेकिन यहां क्या आपका सेम शब्द है, मतलब एक ही शब्द कई बार आए, वह भी आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। चलते हैं अब नेक्स्ट। तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, मैंने आपको पीछे बताया पहला पद प्रधान, इसमें क्या है? दूसरा पद इंपॉर्टेंट होगा।
तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो यानी गायब हो जाता हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए इसे हम ट्रिक के द्वारा समझते हैं। समास को अलग करने के लिए बीच में का, को, के लिए, में, पर, से, ये सब आपको जिसमें से निकलेगा वही हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्लियर है? तो अब चलिए इसको उदाहरण से क्लियर करते हैं। राजकुमार यदि कोई बोले तो इसको क्या होगा? राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का बेटा। यहां देखिए का आपका लुप्त था ना इसमें। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, पाप मुक्त पाप से मुक्त। तो यही बीच का चीज जो है आपको यह अलग करेगा, उसको पहचानने का यह आपको तरीका है, ट्रिक है, जिसमें का, को, के लिए, से, ये सब जो है समास में आपको छुपा रहेगा और वही आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कर्मधारय समास। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता हो, पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। चलिए आपको यदि डिफिनेशन से क्लियर ना हो तो मैं आपको ट्रिक से समझाता हूं। बस एक वर्ड कैसे लगाकर आप देखिए। क्या चीज? कैसे। मैंने आपको लिखा है यहां, आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो वह कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग नयन है, उसका नयन कैसा है? मृग के जैसा है। किसके जैसा? मृग के जैसा यानी हिरण के जैसा। तो कैसे का आंसर मिल गया ना, तो यह हुआ आपका कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है। तो यहां देखिए महान है आपका पुरुष। चरण कमल, कमल कैसा है? चरण कैसा है? तो कमल के समान जो है चरण है। लाल मणि, मणि कैसा है? लाल है। कहने का मतलब यह है जिस शब्द से कैसे का जो है अर्थ निकल जाए, जिस समास का शब्द से, वही आपका कर्मधारय समास होगा। चलते हैं अगले समास की ओर। द्विगु समास काफी आसान है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। क्या हो? संख्यावाचक हो। आप देखते ही इसे पकड़ लेंगे। सबसे हल्का रूप है समास का यह द्विगु। याद रखेंगे, पहला पद क्या हो? संख्या हो। चलिए देखिए उदाहरण इसका आप। चौराहा यानी चार, चार राहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। त्रिकोण, तीन कोनों का समूह। ये तो आपको मिस्टेक से लिखा गया है, पीछे का थोड़ा उदाहरण टाइप हो गया, ये गलत है। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। तो ये देखिए सब में आपका पहला पद क्या है? संख्या है। क्लियर है? तो जो संख्या होगा वही क्या होगा आपका? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हो तथा विग्रह करने पर और लगता हो। क्या लगता हो? और। द्वंद्व समास कहलाता है। ट्रिक क्या है? ध्यान रखेंगे इसमें जो भी शब्द होगा वह उल्टा होगा। यदि आप ये याद रखिए, या फिर सभी प्रश्न में आपका जो है सभी शब्द में ये चिन्ह लगा होगा, ये चिन्ह बीच में लगा होगा, तो यही आपका हो गया द्वंद्व समास। जैसे देखिए लेन देन अपोजिट है, सुख दुख, दिन रात, गुण दोष, दाल रोटी, ये सब में देखिए आपका बीच में लगा हुआ ये चिन्ह, या फिर आप याद करने का तरीका बदलिए, उल्टा याद रखिए। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। ध्यान रखेंगे द्विगु और द्वंद्व में बच्चे कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं ताकि याद रहे। देखिए यहां आपको मैंने बताया द्विगु, ऐसे याद कीजिए। द्विगु यानी दो गो। क्या गो? दो गो। दो गो क्या है? संख्या है। तो द्विगु में दो गो आया तो संख्या होगा आपका द्विगु समास। अब याद रखिए द्वंद्व।
द्वंद्व कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक याद रखिए। द्वंद्व जो काम में द्वंद्व करता हो, बाधा पहुंचाता हो, ठीक है, याद रहेगा ना, जो काम में बाधा पहुंचाता हो, द्वंद्व जो है वह उत्पन्न करता हो। जैसे आप सोचते अच्छा है, हो जाता है बुरा। आप कुछ अच्छा सोच कर चले और हो गया बुरा, यानी आपके सोचने के विपरीत हो गया। याद हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं द्वंद्व समास, यानी उल्टा, लेन देन, सुख दुख या फिर चिन्ह। उम्मीद है आपको अब द्वंद्व में और द्विगु में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। क्या है आपका, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ या देवी देवताओं के नाम आएगा, ठीक है। उदाहरण चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात गिरिधर, गिरि को प्रधान करने वाले अर्थात कृष्ण जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, 3 है जिनके नेत्र, अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको सभी समास बता दिए हैं। यदि आपको लगता है कि मैं आपको मदद कर रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो को ताकि आपके दोस्तों को भी, आपके फ्रेंड सर्कल